क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाकर किसी और खगोलीय पिंड पर लोहे को जंग लगा रही हो? सुनने में तो ये एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। हाँ बिल्कुल। मतलब जब हम आसमान की ओर देखते हैं ना, तो अक्सर एक गलतफहमी होती है कि अंतरिक्ष एकदम शांत, स्थिर और पूरी तरह से खाली कैनवस है। एग्जैक्टली। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारा सौरमंडल कोई ठहरा हुआ चित्र नहीं है। सही कहा। ये एक बेहद हिंसक, गतिशील और मतलब आपस में जुड़ी हुई एक विशाल मशीन है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास वैज्ञानिक लेखों, विश्वकोशों और नवीनतम शोध पत्रों का एक पूरा जखीरा है। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अंतरिक्ष में क्या है, बल्कि ये समझना है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में काम कैसे करता है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि अंतरिक्ष में जो भी ग्रह या क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, वे सिर्फ निर्जीव पत्थर या गैस के गोले नहीं हैं। अच्छा, तो वो क्या है? वे एक ऐसा रिकॉर्ड है जिनमें हमारे ब्रह्मांडीय इतिहास की पूरी विकास यात्रा दर्ज है। मतलब ये खोजें हमें हमारे अतीत और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। मतलब लगभग 4.5 अरब साल पहले की बात है। तब कोई ग्रह नहीं था, पृथ्वी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाँ, बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। राइट। और इस बादल से एक पूरे सौर मंडल का निर्माण होना, मतलब अंतरिक्ष में एक विशाल ब्रह्मांडीय भट्टी के चालू होने जैसा था। एकदम सही। उस धूल और गैस के बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने इतनी तेजी से पदार्थ को समेटना शुरू किया कि वहां अत्यधिक दबाव और भयंकर गर्मी पैदा हो गई। और इसी गर्मी की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ होगा, है ना? हाँ, इस परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ही हमारा सूर्य प्रज्वलित हो गया। अगर हम अपने स्रोतों के आंकड़ों को देखें तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 3,32,900 गुना अधिक है। अरे बाप रे, 3 लाख से ज्यादा। जी, इसका मतलब यह है कि पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है। मतलब ये आंकड़ा सच में किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। बिल्कुल। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशालकाय रिएक्टर है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। सोचिए, अगर पूरे सौर मंडल को एक काल्पनिक तराजू पर रखा जाए तो एक तरफ सूर्य का वजन 99% से ज्यादा होगा और दूसरी तरफ सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह मिलकर 1% भी नहीं बनाते। सच में ये एक ब्रह्मांडीय नृत्य जैसा है, जहां भारी चीजें आग के करीब रह गईं। सूर्य के बनने के बाद जो बची हुई गैस और धूल थी वो एक डिस्क के रूप में घूमने लगी थी ना। हाँ, और उसी घूमती हुई डिस्क से बाकी के ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन देखिए, ये निर्माण हर जगह एक जैसा नहीं था। तो ये अंतर कैसे आया? ग्रहों की संरचना को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे फ्रॉस्ट लाइन या हिम रेखा कहा जाता है। करोड़ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक अदृश्य सीमा है। इसी एक सीमा रेखा ने यह तय कर दिया कि कौन सा ग्रह कैसा बनेगा। तो ये फ्रॉस्ट लाइन एक तरह का ब्रह्मांडीय बॉर्डर है। एग्जैक्टली। सूर्य के करीब बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए वहां जो भारी चट्टानें और धातुएं थीं वही ठोस अवस्था में रह पाईं। और जो हल्की गैसें थीं उनका क्या हुआ? हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम उस भयंकर गर्मी में टिक नहीं सकी। उन्हें सूर्य की शक्तिशाली सौर हवाओं ने दूर धकेल दिया। अच्छा, इसीलिए जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वे चट्टानी और ठोस बने। बिल्कुल सही। विज्ञान के नजरिए से यह बिल्कुल सटीक है। और फ्रॉस्टलाइन के पार तापमान इतना कम हो गया कि पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी चीजें जमकर ठोस बर्फ बन गईं। तो वहां बर्फ का बहुत सारा मटेरियल जमा हो गया होगा। हाँ, उन बाहरी इलाकों में इतना सारा ठोस पदार्थ था कि वहां बनने वाले ग्रहों के कोर बहुत बड़े और भारी हो गए। और फिर उनके भारी गुरुत्वाकर्षण ने गैसों को खींचना शुरू किया। जी, उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण ने आसपास की सारी गैसों को अपनी ओर इतनी तेजी से खींचा कि बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस दानवों का निर्माण हो गया। मतलब एक अकेली अदृश्य रेखा ने पूरी व्यवस्था को 2 अलग-अलग दुनियाओं में बांट दिया। एक तरफ बुध है, जहां 400 डिग्री का झुलसता तापमान है, और दूसरी तरफ नेपच्यून है, जहां मीथेन की भयानक बर्फीली आंधियां चलती हैं। ये तो सच में कमाल है। खैर, अब फ्रॉस्ट लाइन के इस पार लौटते हैं, हमारे चट्टानी ग्रहों की दुनिया में।
पृथ्वी के आसपास? हाँ, एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो हमारे सबसे करीब है और जहां हम इंसान भौतिक रूप से पहुंच चुके हैं, हमारा चंद्रमा। भारत के अंतरिक्ष प्रयासों की बात यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, चंद्रमा को तो हमेशा से एक मृत और सूखी जगह माना जाता था ना, लेकिन भारत के चंद्रयान मिशनों ने इस कुली धारणा को पलट कर रख दिया। हाँ, चंद्रयान मिशनों ने चंद्र विज्ञान में कई नए अध्याय जोड़े हैं। जैसे कि 2008 में चंद्रयान 1 ने इतिहास रच दिया था। उसने पहली बार चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी, राइट? एकदम सही। और उसी मिशन के स्पेक्ट्रोमीटर डेटा से ये भी पता चला कि चंद्रमा के ध्रुवों पर हेमेटाइट प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यहाँ एक बात हैरान करने वाली है। हेमेटाइट का सीधा मतलब तो जंग होता है ना? हाँ, लोहे पर लगने वाली जंग। तो चंद्रमा पर लोहे में जंग कैसे लग सकती है? जंग लगने के लिए तो तरल पानी और ऑक्सीजन चाहिए, जो वहां है ही नहीं। ये खगोल विज्ञान के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है और इसका जवाब हमारी अपनी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में छिपा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो चंद्रमा तक कैसे पहुंच रहा है? देखिए, पृथ्वी का एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है जो सूर्य की खतरनाक सौर हवाओं को रोकता है। ये सौर हवाएं इस चुंबकीय क्षेत्र को पीछे की तरफ खींचकर एक लंबी पूंछ का आकार दे देती हैं। अच्छा, जिसे मैग्नीटोटेल कहा जाता है। बिल्कुल। और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले ऑक्सीजन के आयन इसी मैग्नीटोटेल में फंस जाते हैं। अच्छा, तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए इस पूंछ से गुजरता है, हाँ, तब ये चुंबकीय पूंछ चंद्रमा को सौर हवाओं से बचाती है और साथ ही पृथ्वी की वो ऑक्सीजन चंद्रमा की सतह पर जमा कर देती है। बाप रे, मतलब लाखों करोड़ों सालों से पृथ्वी अपनी ऑक्सीजन चंद्रमा पर भेज रही है। जी, और इसी निरंतर प्रक्रिया ने चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद लोहे को ऑक्सीडाइज करके उसमें जंग लगा दी है। ये तो सच में मेरा दिमाग चकरा देने वाला है। अंतरिक्ष के निर्वात में भी पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के संपर्क में है। बिल्कुल। और इसी चंद्रमा पर 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। अरे वो पल। हाँ, वहां प्रज्ञान रोवर ने सतह पर सीधे तौर पर सल्फर, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की पुष्टि की। लेकिन मैंने पढ़ा है कि सबसे चौंकाने वाला डेटा एक पेलोड से आया था, चेस्ट पेलोड से। सही कहा। चेस्ट पेलोड ने चंद्रमा की सतह का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। 70 डिग्री? लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान तो बहुत कम था ना? हाँ, अनुमान केवल 20 से 30 डिग्री का था। तो अनुमान इतना गलत कैसे हो गया? ये 70 डिग्री का तापमान आखिर क्या दर्शाता है? यह चंद्रमा की मिट्टी, जिसे रेगुलित कहते हैं, के असाधारण थर्मल इंसुलेशन गुण को दर्शाता है। इंसुलेशन मतलब वो गर्मी को रोकती है? एग्जैक्टली। सतह का तापमान भले ही 70 डिग्री था, लेकिन सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर ही तापमान तेजी से गिरकर -10 डिग्री तक पहुंच गया। अरे वाह, सिर्फ 8 सेंटीमीटर में इतना बड़ा अंतर? हाँ, चूंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए वहां गर्मी का संवहन नहीं होता। मिट्टी के कण ऊष्मा को अंदर जाने से रोक देते हैं। तो भविष्य में जब चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसेंगी, तो ये जानकारी बेस कैंप बनाने में बहुत काम आएगी। बिल्कुल काम आएगी। और इसी कड़ी में भारत अब चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है, जो कि एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। मतलब वहां से मिट्टी लेकर वापस आना है। जी, और इसके लिए एक बहुत ही जटिल तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसे स्पैडेक्स कहते हैं। हाँ, मैंने स्रोतों में स्पैडेक्स स्पेस डॉकिंग के बारे में पढ़ा था। ये काम कैसे करता है? डॉकिंग अंतरिक्ष की सबसे मुश्किल प्रक्रियाओं में से एक है। इसमें 2 अंतरिक्षयान जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे होते हैं, उन्हें आपस में जोड़ना होता है। वो भी अंतरिक्ष के निर्वात में? हाँ, चंद्रयान 4 के लिए भारत 2 अलग-अलग रॉकेट इस्तेमाल करेगा, LVM-3 और PSLV। तो एक रॉकेट सैंपल लेकर उड़ेगा और दूसरा कक्षा में इंतजार करेगा। बिल्कुल। फिर वे दोनों चांद की कक्षा में आपस में डॉक करेंगे और तब वो सैंपल पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ये तो तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये सैंपल रिटर्न मिशन हमें अगले बड़े कदम के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, और वो अगला कदम है मंगल ग्रह। मंगल, जो पृथ्वी से सबसे अधिक मिलता जुलता है। अब यहाँ कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल। मंगल का लाल रंग भी उसी आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण है, जिसकी हमने चंद्रमा पर बात की। पूरे ग्रह पर जंग? लेकिन मंगल का वातावरण तो बहुत कठोर है ना? बहुत ज्यादा। वहां का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में मात्र 0.6% है। मतलब हवा लगभग है ही नहीं।
इसके बावजूद वहां ओलंपस मॉन्स जैसा विशाल ज्वालामुखी मौजूद है। जी, और आज वहां नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उस हेलीकॉप्टर की होती है, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। वो सच में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। मतलब सोचिए 0.6% दबाव में हेलीकॉप्टर उड़ाना। ये ऐसा है जैसे पानी के भीतर ड्रोन उड़ाने की कोशिश करना। हाँ, लेकिन एकदम उल्टी दिशा में। वहां ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है जो उड़ान को सपोर्ट कर सके। तो फिर उन्होंने इसे उड़ाया कैसे? इंजेन्युइटी को उड़ाने के लिए उन्हें इसके रोटर ब्लेड्स को 2500 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घुमाना पड़ा। बाप रे, पृथ्वी के हेलीकॉप्टरों से तो ये बहुत ज्यादा तेज है। बहुत ज्यादा। और इसके ब्लेड्स को बेहद हल्का बनाना पड़ा। हालांकि मंगल का गुरुत्वाकर्षण कम है, जिसने थोड़ी मदद की। लेकिन इस उड़ान ने साबित कर दिया कि हम दूसरे ग्रहों पर भी उड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, मंगल जैसे सूखे और बंजर रेगिस्तान पर हम इतनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, आज वो एक रेगिस्तान जरूर है, लेकिन उसकी भूवैज्ञानिक बनावट एक अलग ही कहानी कहती है। कैसी कहानी? वहां सूखी हुई विशाल घाटियों और नदी के डेल्टा मौजूद हैं। और ये भूवैज्ञानिक आकृतियां बिना बहते हुए तरल पानी के बन ही नहीं सकती। यानी वहां कभी जीवन के पनपने के लिए एकदम सही माहौल रहा होगा। हाँ, और नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का आगामी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेगा। वो परसिवियरेंस रोवर वाले चट्टानों के नमूनों को धरती पे लाएंगे ना? जी, वैज्ञानिक ये देखेंगे कि क्या उन चट्टानों में प्राचीन सूक्ष्म जीवन के कोई जीवाश्म छिपे हैं। ये तो बहुत ही रोमांचक है। खैर, अब मंगल के इस चट्टानी परिदृश्य को पीछे छोड़ते हैं और सौरमंडल के बाहरी हिस्से में चलते हैं। हाँ, फ्रॉस्ट लाइन के उस पार, जहाँ भौतिकी के नियम बिल्कुल अजीब गरीब होने लगते हैं। हम गैस दानवों की बात कर रहे हैं। इस समूह में बृहस्पति सबसे बड़ा है। इतना विशाल कि सौर मंडल के बाकी सभी ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। लेकिन इसका दिन पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा होता है, सिर्फ 9 घंटे और 55 मिनट का। 1 मिनट, यहाँ भौतिकी के हिसाब से एक बात अजीब लगती है। क्या? अगर बृहस्पति गैस का बना है और वो इतनी भयंकर तेजी से अपनी धुरी पर घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसे बिखर नहीं जाना चाहिए? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। असल में भयंकर गति से घूमने के कारण बृहस्पति पूरी तरह से गोल है ही नहीं। अच्छा, तो उसका आकार कैसा है? वो भूमध्य रेखा पर बाहर की तरफ बहुत ज्यादा उभरा हुआ है और ध्रुवों पर चपटा है। एक ऑब्लेट स्फेरॉइड की तरह? हाँ, और इसी तेज घूर्णन के कारण वहां के वायुमंडल में भयंकर तूफान पैदा होते हैं, जो हमें उसकी सतह पर रंगीन धारियों के रूप में दिखते हैं। खैर, बृहस्पति के बाद शनि की बात करते हैं। शनि के छल्ले तो हमेशा से ही खगोलविदों के पसंदीदा रहे हैं। हाँ, लेकिन स्रोतों में एक और मजेदार बात है। शनि का द्रव्यमान पृथ्वी से 95 गुना अधिक है, लेकिन घनत्व पानी से भी कम है। जी, मात्र 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इतना बड़ा बाथटब हो जिसमें शनि समा सके, तो वो पानी पर तैरने लगेगा? सैद्धांतिक रूप से हाँ, वो तैरने लगेगा क्योंकि वो हल्की गैसों का एक विशाल गुब्बारा है। लेकिन शनि सिर्फ अपने कम घनत्व के लिए अजीब नहीं है। इसके वायुमंडल में कुछ और भी रहस्य हैं। आप उस हेक्सागोनल तूफान की बात कर रही है ना? एग्जैक्टली। शनि के उत्तरी ध्रुव पर एक विशाल षटकोणीय आकार का तूफान है, जो पृथ्वी से भी बड़ा है। लेकिन प्रकृति में तो तूफान गोल होते हैं। हवा और गैस अचानक से 6 कोनों वाला एक परफेक्ट हेक्सागन कैसे बना सकते हैं? ये तरली गतिकी यानी फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है। वो कैसे काम करता है? शनि के वायुमंडल में अलग अलग गति से चलने वाली जेट स्ट्रीम्स टकराती हैं, जिससे लहरें पैदा होती हैं। और जब ये लहरें एक साथ मिलती हैं, तो वे स्थिर तरंगे बनाती हैं, जो बहुभुज का आकार ले लेती हैं। ये दिमाग को चकरा देने वाला है कि प्रकृति बिना किसी पैमाने के इतनी सटीक ज्यामिति बना सकती है। और इतना ही नहीं, इसके दक्षिणी ध्रुव पर एक स्पष्ट आईवॉल वाला चक्रवात भी है, जिसकी हवाएं 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। बिल्कुल। लेकिन शनि की असली अजीबोगरीब बातें इसके चंद्रमाओं पर हैं। हाँ, जैसे कि टाइटन। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां सघन वायुमंडल और हाइड्रोकार्बन की झीलें हैं। वहां मीथेन की बारिश होती है, राइट? बिल्कुल। लेकिन वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है एन्सेलेडस ने। एन्सेलेडस, ये तो बर्फ का एक सफेद गोला है ना? बाहर से हाँ,
लेकिन उस बर्फीली सतह के नीचे एक गहरा, तरल और नमकीन महासागर छिपा है। और मैंने पढ़ा है कि वहां से अंतरिक्ष में गीजर फूट रहे हैं। बिल्कुल सही। दक्षिणी ध्रुव के दरारों से पानी अंतरिक्ष में फव्वारे की तरह फूट रहा है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। ये गीजर इतनी तेज गति से पानी अंतरिक्ष में फेंक रहे हैं कि इससे शनि के रोटेशन को मापने में दिक्कत आ रही है। ऐसा कैसे? होता यह है कि जब ये पानी और बर्फ अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो चार्ज होकर प्लाज्मा बन जाते हैं। अच्छा। ये प्लाज्मा शनि के विशाल चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करता है और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खिंचाव पैदा करता है। अरे वाह! मतलब एक छोटा सा बर्फीला उपग्रह अपने से हजारों गुना बड़े गैस दानव के रोटेशन को परेशान कर रहा है। जी। और एनसेलेडस की अहमियत यहीं खत्म नहीं होती। इन गीजरों के पानी में कार्बनिक अणु पाए गए हैं। मतलब जीवन पनपने के लिए जरूरी चीजें। एग्जैक्टली। तरल पानी, ऊर्जा और कार्बनिक रसायनों का ये संयोजन एनसेलेडस को सूक्ष्म जीवन के लिए सबसे अनुकूल जगहों में से एक बनाता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए हमने सच में एक लंबी यात्रा की है। बिल्कुल। सूर्य के बनने से लेकर शनि के तैरते हुए गैसीय वलयों तक। जरूरी सवाल है। देखिए, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है ये जानना सिर्फ उत्सुकता नहीं है, इससे हमारी अपनी तकनीक उन्नत होती है। जैसे चंद्रयान के लिए बनाई गई स्पेडेक्स तकनीक, एग्जैक्टली। या मंगल का हेलीकॉप्टर। ये नवाचार पृथ्वी पर हमारे रक्षा, एरोस्पेस और विनिर्माण उद्योगों को पूरी तरह से बदल देते हैं। मतलब अंतरिक्ष की खोज हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। और इसके अलावा जब हम मंगल के नष्ट हुए वायुमंडल को देखते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी के नाजुक पर्यावरण को समझने में मदद मिलती है। हम जलवायु परिवर्तन के खतरों को बेहतर समझ पाते हैं। जी। लेकिन एक आखिरी विचार जो मुझे बहुत परेशान करता है, मतलब सोचिए, अगर भविष्य में मंगल या एनसेलेडस के नमूने पृथ्वी पर लाए जाते हैं। हाँ, और उनमें जीवन के शुरुआती कण मिल जाते हैं, तो क्या ये संभव है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी अंतरिक्ष से ही हुई हो? विज्ञान में इस गंभीर परिकल्पना को पैंस्पर्मिया कहा जाता है। पैंस्पर्मिया। हाँ, इसके अनुसार बहुत संभव है कि उल्का पिंडों के जरिए किसी अन्य खगोलीय पिंड से जीवन की बुनियादी कण पृथ्वी के महासागरों में आ गिरे हों। तो अगर ये सच है तो क्या हम सब वास्तव में अपने ही ग्रह पर एलियंस हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या पता हमारे पूर्वज तारों के बीच से ही आए हों? बिल्कुल, इस विचार में बहुत गहराई है। खैर, इस गहरी और विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ब्रह्मांड के ये रहस्य हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है और अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है।